सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका चैप्टर पहला ज्योग्राफी का है। और ये एक पार्ट में नहीं होगा, 2 पार्ट कम से कम तो लगेगा ही, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। और अगर आपको कम में देखना है तो मैं नोट्स का भी वीडियो बनाया हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर आप पा सकते हो, नोट्स का भी वीडियो मैं इसका बनाया हूँ और क्वेश्चन आंसर का भी बना चुका हूँ। और अब बुक का बना रहा हूँ। अगर आपको जैसे वीडियो बड़ा लगे तो आप उन नोट्स का भी वीडियो देख सकते हैं, वो कम समय में बन चुका है। तो हम यहाँ से अब शुरुआत करेंगे। क्या क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुएं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाली पदार्थों का नाम बताएं। अब आप इसे खुद कर सकते हैं। और हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरित प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं। प्रौद्योगिकी माने आप समझ सकते हैं कि सिस्टम के द्वारा क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं। आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। फैक्ट्री। और क्या आप सभी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जान सकते हैं, मानव खुद संसाधन भी है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। और इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब आप देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर आप देखेंगे जैव अजैव, समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय योग, अनवीकरणीय योग, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर पर संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। और अब इसके बारे में एकदम संक्षेप से हम लोग पढ़ेंगे। और ये आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें सिर्फ संसाधन के 2 पार्ट बताया गया है, प्राकृतिक, मानवीय, फिर नवीकरणीय। प्राकृतिक में देखेंगे आप नवीकरणीय योग है, अनवीकरणीय योग है, सतत एवं नवीकरणीय के 2 है, एक सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन जल, और फिर उसके बाद जैव है दूसरा है। और प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवों को देखेंगे आप, जैव में भी है। और अनवीकरणीय योग में देखेंगे तो पुनः चक्रीय जैसे धातु, और अचक्रीय जैसे जीवाश्म, और मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं मानवीय में आप देखें, और मात्रा एवं गुणवत्ता आप देखेंगे मानवीय में। और हम अब नीचे टॉपिक पढ़ेंगे उसके संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात और मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वह सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टानों और धातुओं। समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय योग संसाधन। समाप्तता के आधार पर आप देखेंगे, पहला ऊपर था आपको, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन को आप
जैसे जो जीव मंडल से जो प्राप्त हो उसे, और वह संसाधन जो निर्जीव से बने उसे अजेय हो गया। और आप अब देखेंगे समाप्ता के आधार पर आप देखेंगे नवीकरण योग्य संसाधन। समाप्ता के आधार पर वह संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित, नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। आपके पेपर में आ सकता है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन किसे कहा जा सकता है, तो आप अगर पढ़े हैं तो जान सकते हैं। उदाहरण सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्यजीव, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। देख लो आप, सतत अथवा प्रवाह संसाधन में भी इन्हें विभाजित है। और अनवीकरणीय देखेंगे, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक के अंतर्गत होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं और इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे आपका पेट्रोलियम है, उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। और इनमें से कुछ संसाधन धातुएं बने पुनः चक्रीय हैं, कुछ संसाधन पुनः चक्रीय है और कुछ पुनः चक्रीय नहीं है। जैसे पेट्रोल आपका एक बार यूज करने से ख़त्म हो जाता है, पुनः चक्रीय हैं। और कुछ संसाधन जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। और आप देखेंगे स्वामित्व के आधार पर आप देखेंगे, और व्यक्तिगत संसाधन देखें। स्वामित्व के आधार पर पहला है व्यक्तिगत संसाधन। निजी संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है। आवंटित माने आप कैसे, आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। माने शहरों में भूखंड और घरों का, और बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल यदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। आप निजी स्वामित्व के उदाहरण आप देख सकते हैं, बाग, चारागाह, तालाब, कुआं, जल। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। अब आप खुद कर सकते हैं कि कौन सा किस काम में आता है, अब आप पढ़ने के बाद कर सकते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की समतल भूमि, चरण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। तब तालाब आप उसमें भी देखे हैं कि पर्सनल माने निजी संसाधन भी हो सकता है और सामुदायिक भी। तालाब इत्यादि। और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, माने नगर में आप देखेंगे, शहरों में तो सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। और राष्ट्रीय संसाधन के बारे में आप देख लीजिए। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। तकनीकी तौर पर देश में सब पाए जाने वाले। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन व अन्य वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील माने 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र, भूभागीय माने वह इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। माने संसाधन जो 22 किलोमीटर के समुद्री तल के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं राष्ट्र की संपदा होती है। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन
कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 20 समुद्री मील की दूरी, 20 समुद्री मील, और वहाँ आप देखे थे 12 समुद्री मील, और यहाँ 20 समुद्री मील। दूसरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। मैंने 20 समुद्री मील से दूर तट रेखा से संसाधनों पर किसी का अधिकार नहीं है, और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं किया जा सकता है। अब आप देखें क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों को खनन करने का अधिकार है, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। आप ये खुद आप कर सकते हैं। विकास के स्तर के आधार पर आप देखेंगे संभावित संसाधन, यह वह संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। संभावित संसाधन आप देखेंगे जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, अभी उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अब आप विकसित संसाधन देखेंगे, वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करती है। भंडार अब देखेंगे, पर्यावरण में उपलब्ध वह पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव माने कमी की वजह में उसकी पहुंच से बाहर है। भंडार में शामिल हैं उदाहरण के लिए जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, और आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी का ज्ञान नहीं है। संचित कोष आप देखेंगे, संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ ही नहीं हुआ है। माने इसका आरंभ भी नहीं हुआ, उसका भी आरंभ नहीं हुआ है, भंडार का भी, और इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। आप देख लीजिए, किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है, और इस प्रकार बांधों में जल वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। देखेंगे जल वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जल को आप हाइड्रोजन में जैसे अभी बताया गया है किया जा सकता है। और क्रियाकलाप देखेंगे, अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की सूची तैयार कीजिए। अब आप कर सकते हैं, जैसे जो हमारे आप सबके उधर से तो जल तो है ही है, लेकिन और सब जैसे कि सब्जी का भी उपयोग। अब आप संसाधनों का विकास देखेंगे। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्राकृतिक की देन है तो विश्वास परिणाम स्वरूप मानव इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। इसके मानने के स्वरूप भी है, वो का नाम है बहुत अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब आप देखेंगे
कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हास, माने कि कुछ लोग लालच में उसे हास कर रहे हैं। जैसे को बहुत से लोग पानी से ड्रिप सिस्टम से द्वारा अगर खेती की जाए तो कम पानी का उपयोग किएगा, लेकिन अब यूपी वाले को अधिक से अधिक पानी मिलता है तो वो भाई ट्यूबवेल लगा के आराम से सींचते हैं, लेकिन उतना पानी की ज़रूरत नहीं है तब भी। और राजस्थान वाले बेचारे क्या करें। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे आज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। लो, संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात गरीब और अमीर में बंट गया है। आप देखेंगे संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय। जैसे आप देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत में क्षय हो गया, और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे तो तेल से मोटरसाइकिल चलती है, गाड़ियाँ चलती हैं और ट्रेन भी चलती थी, अब तो कम हो गई हैं, और इत्यादि बहुत से इंजन भी चलते हैं, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत पड़ेगा। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों को विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं। अपशिष्ट एवं उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों को समुचित चित्र माने कॉलेज का तैयार करें। आप इसे आप खुद कर सकते हैं, अपने गांव के सबसे पूछिए, और आप तो अपने गांव के ही जानते ही होंगे अधिक से अधिक, लेकिन आप पूछ लीजिए चाहे। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों द्वारा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। आप देखेंगे सतत अस्तित्व सतत पोषणीय विकास का एक अर्थ एक हिस्सा है। अब सतत पोषणीय विकास आप जान लीजिए। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य के पीढ़ियों की आवश्यकता को अवहेलना ना करें। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, आप इसके बारे में आप देख लीजिए, आपके पेपर में पूछा जाता है। जून 1952 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, माने 100 से अधिक लोग थे, सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। अब आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है कि क्यों किया गया था रियो डी जेनेरो के लिए। तो सामाजिक पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अधिकतर माने किया गया था। और इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई गई थी। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की, माने
वही 21वीं शताब्दी माने इस समय का समय, वैसे 2020 चल रहा भी हुई। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है, आप ये याद रखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCD, आप देखेंगे UNCD का इसका पूर्ण विस्तार दिया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था और इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा एजेंडा के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। एजेंडा 21 का ज़्यादा कुछ नहीं, कार्यसूची माने समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार है कि वहाँ के हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। संसाधन नियोजन, संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन का एक समान रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है और परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भरता है और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों की प्रचुर मात्रा है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की धनी है, परंतु माने संस्कृति और विरासत की धनी भी है लद्दाख का मरुस्थल या, परंतु जल, आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब संसाधन नियोजन के बारे में आप पढ़ेंगे कि क्या कहें संसाधन नियोजन का। अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उनकी पहचान करें। माने जो आपके राज्य में है कमी, आप अपने अपने राज्य का कर सकते हैं। किसी राज्य, अब राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ जल की कमी है और वहाँ चले जाएंगे आप देखेंगे तो वहाँ पर खनिजों की कमी है। जम्मू कश्मीर में इस समय तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है का देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी एक तालिका बनाना और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी लगाना व मापन करना, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। माने उनका देखेंगे आप संसाधन विकास योजनाएं लागू करना और लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और क्या देखेंगे संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना को समन्वय स्थापित करना। अब आप देखेंगे स्वाधीनता के बाद
स्वाधीनता आंदोलन आप हिस्ट्री में पढ़े थे। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही प्रयास किए गए। समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय और समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता में से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हैं हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, प्रदेशों की गिनती में आते हैं। पिछड़े प्रदेशों की गिनती माने संसाधन समृद्ध हैं तब भी। और इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित माने जाते हैं। हम देखेंगे क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े संसाधन विहीन आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए। उपनिवेशन का इतिहास में क्या बताता है कि उपनिवेश में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहा। उपनिवेशकारी देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया गया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी को जरूरी याद रखें बहुत सब चीज़ में विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। और उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इस सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है तथा बल्कि इनमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा। संसाधन का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अतिउपयोग के कारण कई सामाजिक संसाधनों का संरक्षण में आते कई कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के चिंता का विषय रहा। उदाहरण के लिए आप गांधी जी को देखेंगे। गांधी जी क्या कहना चाहते हैं संसाधन पर? उदाहरण, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। अब देखेंगे, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। अब इस समय में तो सब पेटी भरने के लिए मांगते हैं, पेट भरने के लिए कम। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास्य के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध हैं और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर हैं। उनके माने कि अत्यधिक उत्पादन के तो वे देखेंगे विरुद्ध है, लेकिन अत्यधिक जन समुदाय द्वारा उत्पादन माने अधिक लोग उत्पादन करें तो उस पर वे पक्षधर हैं। यहीं पर हम अपना पार्ट 1 माने ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम इस टॉपिक पर शुरुआत करेंगे, भू संसाधन पर करेंगे। और आपको देखने के लिए धन्यवाद। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। और अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप तेज़ कर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको धन्यवाद।